हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम लोग 2 टाइप पढ़ने वाले थे। तो सिंपल वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, और कंपाउंड वाला हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, तो सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क था हमको पता है। सिंपल जो है वो सिंगल लेयर्ड होगा, कंपाउंड जो है वो मल्टी लेयर्ड होगा। अब कंपाउंड एपिथेलियम में क्या क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। जनरल पहले इसका कुछ एकदम बेसिक की बात करते हैं। कंपोज्ड ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल्स, ठीक है, ये हमको पता है मल्टी लेयर्ड सेल्स होंगे। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, बहुत लिमिटेड रोल है इनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब जो हमारे माउथ के अंदर जो कैविटी है उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। फेरिंग्स में होगा इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स उनके डक्ट्स में, और पेनक्रियास के डक्ट में। ठीक है, वहां पर हमें कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है केमिकल के अगेंस्ट, केमिकल कोई है या फिर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस है, उससे उन ऑर्गन्स को जहां पर ये प्रेजेंट है उनको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। ये हम लोगों ने पढ़ लिया मल्टी लेयर्ड है, लिमिटेड रोल है। अब उसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी के ऊपर, वो कितना स्ट्रेच हो सकता है, उसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी के ऊपर हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो स्ट्रेचेबल है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो नॉन स्ट्रेचेबल है। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो स्ट्रेच हो सकते हैं, वो टिश्यू जो है थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो सकता है, और स्ट्रेटिफाइड जो नॉन स्ट्रेचेबल है। तो अब एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करें अगर हम लोग, इसका दूसरा नाम यूरोथेलियम भी है। इट इज द ओनली टिश्यू इन विच बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, ये वो टिश्यू है जिसमें, ऐसा टिश्यू जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां पर मैं स्टार बना देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। सो इनरमोस्ट लेयर डायरेक्टली रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बाकी टिश्यूज में क्या होता है कि सबके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। बट यहां पर क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो टिश्यू का जो नीचे वाला लेयर है वो सीधे कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रखा होगा, बीच वाला जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नहीं होगा। ठीक है, इन दिस एपिथेलियम 4 to 6 लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, 4 से 6 लेयर होंगे इसमें। ठीक है, ये आप देख रहे हो 4 से 6 लेयर तक हो सकता है। उसके बाद शेप्स के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आते हैं, शेप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे इसमें लिखा है इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्यूब लाइक है, मिडिल 2-4 लेयर जो है वो पीयर शेप्ड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होते हैं, ऐसे बहुत बार पूछा नहीं जाता। इस तरीके के पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है। ठीक है, नोट्स में भी हमको उनको हाईलाइट कर लेना है जो इंपॉर्टेंट हमको लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है इसके बारे में? These different shapes of cells appear in resting stage. When the tissue is stretched, all the cells become flat. ठीक है, तो ये जो शेप इसकी बताई हुई है ये सब रेस्टिंग स्टेज में शेप है ऐसी। जब वो स्ट्रेच होगा तो सारे के सारे फ्लैट शेप हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी शेप बताई है कि ऊपर की लेयर की ये शेप है, नीचे की लेयर की ये शेप है, वो सारी जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है। जब वो स्ट्रेच हो रहा है तो सब के सब फ्लैट हो जाएंगे। At outermost layer a thin cuticle is present which make this tissue waterproof. ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके ऊपर एक थिन क्यूटिकल प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये टिश्यू जो है वाटर प्रूफ होता है। इसमें से वाटर जो है पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरडिजिटेशन। ठीक है, तो इंटरडिजिटेशन क्या है हम लोग इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे कि कुछ तरीके हैं जिससे सेल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सेल्स को बांधे रखने के कुछ अलग अलग तरीके, अलग अलग जंक्शंस होते हैं जो हम इसी लेक्चर में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर हमें इंटरडिजिटेशन मिलता है। एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो स्ट्रेटिफाइड को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में कर लिया। फिर से मैं समझा देता हूं। देखो यहां तक हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंड एपिथेलियम को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटिफाइड में पहुंचे और स्ट्रेटिफाइड को हम लोगों ने क्या किया कि जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है उसकी शेप के अकॉर्डिंग, आउटर मोस्ट लेयर में सेल की शेप कैसी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो हम ऑलरेडी सिंपल में पढ़े थे उसी टाइप से स्क्वेमस। बट यहां पे क्या हुआ, ये हम लोगों ने पढ़े थे स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोलुमिनर फर्स्ट लेक्चर में, वहां पर ये सिंगल लेयर थे। यहां पे सिर्फ क्या हो जाएगा, ये मल्टी लेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम। मतलब इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके सेल्स स्क्वेमस टाइप होंगे, इसमें क्यूबोइडल टाइप होंगे, इसमें कोलुमिनर टाइप होंगे, ठीक है। तो एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ सेल्स आर, इनर मोस्ट लेयर की जो सेल है वो क्यूबोइडल या कोलुमिनर शेप होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनके क्वेश्चन बहुत रेयर है। दिस हैव अ हाई माइटोटिक इंडेक्स, ठीक है, इनका डिवीजन ज्यादा होगा। दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, न्यूट्रिशन जो है वो उनके नीचे जो टिश्यू है उससे मिलता है। They divide to form layers of stratified epithelium. So this layer is called as germinativum layer. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लो, इसको पूछा जा सकता है। These cells are interconnected by desmosomes. तो desmosomes भी एक तरीके से एक सेल जंक्शन है, जो हम इस लेक्चर में अभी आगे पढ़ने वाले हैं सेल जंक्शन के बारे में। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। मतलब 2 सेल्स को जोड़ने का एक तरीका, जैसे इंटरडिजिटेशन हमने आगे देखा स्लाइड में, उसी तरीके से ये डेस्मोसोम भी एक जंक्शन है 2 सेल्स के बीच का। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू और मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें जिससे सेल्स एक दूसरे से अलग ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ केराटिन प्रोटीन द आउटर मोस्ट सेल्स द एपिथेलियम इज ऑफ 2 टाइप। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। किसके पास केराटिन प्रेजेंट है तो वो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और जिसके पास केराटिन नहीं है, ठीक है, जिसके पास केराटिन नहीं है वो नॉन केराटिनाइज्ड। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। टिश्यू में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि 4 तरीके के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, ठीक है। फ्लो चार्ट की तरह बनाते जाओ। फिर एपिथेलियल में मैंने बोला सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। फिर सिंपल में जो 4 टाइप हम लोगों ने पढ़े वो लिख लो नीचे। फिर कंपाउंड में हम लोगों ने स्टार्टिंग में 2 टाइप किए, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड। उस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बनाओ तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किसका कहाँ क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है जिससे चीजें क्लियर हो। तो केराटिनाइज्ड में क्या होगा, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे और डेड सेल्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करो कि केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे और डेड होंगे। एपिडर्मिस और स्किन में मिलेंगे, स्केल्स में मिलेंगे, ठीक है, एनिमल्स के हॉर्न में मिलेंगे, एनिमल्स के नेल्स में, फेदर्स में। ये सब इसके एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जहां पर केराटिन प्रोटीन एब्सेंट होगा, ये नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर। यहाँ पर सेल्स न्यूक्लिएटेड होंगे और लिविंग होंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यहाँ पे सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड और डेड, यहाँ पर सेल्स न्यूक्लिएटेड और लिविंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स बक्कल कैविटी में मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है लाइनिंग ऑफ हार्ड पैलेट, टॉन्सिल्स में, सॉफ्ट पैलेट में मिल सकते हैं। ये सब जो है हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट हमारे बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। जब हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे डाइजेशन वाले चैप्टर में तब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमको एग्जाम्पल याद रखना है, एनल कैनाल, कॉर्निया ऑफ आई में यह में मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर कि ये वाला जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें 2 टाइप थे, केराटिन वाले
और नॉन क्रेटिन वाले। अब आ जाएंगे हम सेकंड पे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल पे। ठीक है, यहां पर क्या क्या दिया हुआ है देख ले। इनर मोस्ट लेयर क्यूबॉइडल या कॉलमनर होगी, मिडिल लेयर पॉलीगोनल शेप की होगी, और आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्यूब लाइक सेल्स होंगे, न्यूक्लिएटेड होंगे और लिविंग होंगे। ये हमको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, शेप का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेंगे? सिक्रीटरी ग्लैंड ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, सिक्रीटरी डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स में, बार्थोलिन डक्ट्स। ठीक है, ये सब हमको नाम याद करने, बहुत सारे ऐसे नाम सुनाई दे रहे होंगे जो कभी नहीं सुने, बट आगे सुनोगे। बट यहाँ पर सिर्फ याद कर लो, फिर वो क्या होता है, कैसे काम करता है, वो आगे के चैप्टर्स में ऑटोमेटिकली आने ही वाला है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इज कंपोज्ड ऑफ पिलर शेप सेल्स। ठीक है, सेल्स आर न्यूक्लिएटेड on the basis of presence of cilia. Epithelial is of two types. ठीक है, तो कॉलमनर में दो तरीके के सेल्स हम लोगों ने यहाँ पे बताए ऑन द बेसिस ऑफ सीलिया। ठीक है, सीलिया है अगर तो सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, और अगर नहीं है तो नॉन सीलिएटेड। ठीक है, एग्जाम्पल बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग, अपर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, लैरिंग्स में, यूट्रस में, और ये जहां पे सीलिया एब्सेंट होगा, डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा एपिग्लोटिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड ही सेल जंक्शंस होते हैं, जो अभी हम लोगों ने स्लाइड्स में देखा था, इंटरडिजिटेशन था, डेस्मोसोम्स था, वही चीज हम लोग ये यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारा कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जंक्शंस क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। These are the junctions that provide structural and functional links between adjacent cells. ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि दो सेल्स के बीच में ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिंक बनाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। यहां पर हमें लिख लेना है कि ये 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, कौन कौन से? एडहेरिंग जंक्शंस, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शंस और गैप जंक्शंस। ठीक है, यहां पर डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। डायग्राम में आपको उतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा सब सेम है, बट ऐसा नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ओवरऑल सबका एम है सेल्स को बांध के रखना, उन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, सेल टिश्यू में जो सेल्स है वो सब अलग अलग ना हो जाए, कोई मैकेनिकल प्रेशर आए तो। ठीक है, तो उनको बांध के रखना। तो एडहेरेंस भी वही काम कर रहा है, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शन। यहां पर आप देखोगे गैप जंक्शन में क्या होता है, सेल दो सेल्स के बीच में एक ब्रिज जैसा, ब्रिज मतलब एक टनल जैसा बन जाता है, दोनों के बीच में एक रास्ता बन जाता है जिससे कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से उधर जा सकते हैं। ठीक है, बाकियों में ऐसा नहीं होगा, बट गैप जंक्शंस में ऐसा होगा। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में हम इनको देखते हैं। तो टाइट जंक्शंस क्या है? हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। ठीक है, कोई सब्सटेंस टिश्यू के बाहर ना जाए। ठीक है, उनको पूरी तरीके से टाइट करके रखना है। एट सम प्लेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स become fused to form tight junctions. These structure are mostly found in columnar epithelium. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें टाइट जंक्शन जो है वो कॉलमनर एपिथेलियम में मोस्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्टली टाइट जंक्शन कहाँ मिलते हैं। उसके बाद एडहेरिंग जंक्शंस में और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ठीक है, एक तरह से सीमेंट का काम करते हैं। जैसे मान लो आपके पास 10 पेज है, ठीक है, और हवा चल रही है, कोई हवा क्या कर रही है, एक प्रेशर लगा रही है, मैकेनिकल प्रेशर लगा रही है उसके ऊपर, तो वो पेजेस उड़ जाएंगे। बट अगर उन 10 पेजेस को आप स्टेपल करके रख दोगे तो चांसेस कम है कि वो उड़ जाएंगे, उनका वजन हो जाएगा और वो साथ में हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये जंक्शंस क्या कर रहे हैं, स्टेपलिंग का काम रहे। यहाँ पे भी आप देखोगे स्टेपल जैसा कर दिया 2 सेल्स को, और ऐसे सब बाकी तीसरा सेल यहाँ पे इसके साथ स्टेपल हो जाएगा। ठीक है, चौथा सेल इसके साथ हो जाएगा। तो क्या होगा, ये अपने एक स्ट्रक्चर में बने रहेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे, टिश्यू के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद गैप जंक्शंस।
फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये इन दोनों से अलग है थोड़ा, ये सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने देता है, ठीक है, बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बिग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, छोटे मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल जो है, बिग मॉलिक्यूल्स कभी कभी होंगे, और होंगे भी तो अप्रोक्स 1000 डाल्टन, ठीक है, इसका यूनिट है साइज का डाल्टन। तो 1000 डाल्टन से ऊपर के साइज का मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो मोस्टली तो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, आयंस जो है वो पास होंगे, और अगर लार्ज मॉलिक्यूल भी पास होना है तो इससे बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इधर गैप जंक्शन में होकर इधर चला जाए, इसका गोल्गी बॉडी इधर चला जाए, नहीं, छोटा मोटा, जैसे आपके पड़ोसी के और आपके घर के बीच में आपने एक छोटा सा विंडो बनाया है, छोटा मोटा ट्रांसफर कर सकते हैं, भाई तुम चीनी दे दो, मेरा अचार खत्म हो गया, तुम थोड़ा अचार दे दो, बस। ऐसा नहीं मेरा सोफा तुम उधर ले जाओ, मैं तुम्हारा डाइनिंग टेबल ले जाता हूँ, इतना बड़ा विंडो कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। तो गैप जंक्शन बहुत छोटे माइन्यूट पोर से दो सेल्स को कम्युनिकेट करने के लिए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे हॉर्मोन्स का रिलीज है, वो पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कुछ मैसेज है वो पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट है हमारा डेस्मोसोम्स। तो दिस टाइप ऑफ जंक्शन कंसिस्ट ऑफ डिस्क लाइक प्रोटीन प्लेट विद इंटरमीडिएट फाइबर नोन एज टोनोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो है ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है, और ये जो फाइबर्स निकले हुए हैं दीज आर कॉल्ड एज टोनोफाइब्रिल। किसके बने हैं, केराटिन लाइक स्क्लेरोप्रोटीन, इसका क्या नाम है, स्क्लेरोप्रोटीन से बने हुए हैं ये, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कहाँ मिलेंगे हमको मोस्टली, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में देखने को मिलेंगे, और मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। ये भी सेल्स को सब्सटेंस जो है वो टिश्यू से लीक ना हो उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो मेनली काम इनका प्रोटेक्शन, लीकिंग को प्रिवेंट करना, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, सेल्स अलग अलग ना हो जाए, ये सारे फंक्शंस जो हमारे इन सेल जंक्शंस के हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से और समझ लो। तो यहां पर हम लोग अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। हमारा एपिथेलियम टिश्यू जो है सिंपल, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, और इस लेक्चर में हम लोगों ने कंपाउंड एपिथेलियम और सेल जंक्शंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। थैंक यू।